हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का क्लास 7 और जेंडर, है ना, लिंग बोध की बात करेंगे। जानेंगे कि सोसाइटी में गर्ल्स बॉयज को लेकर, मैन वुमेन्स को लेकर, उनके रोल्स को लेकर क्या स्टीरियोटाइप, क्या आइडियोलॉजीज, क्या कौन सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो एक सेट की गई हैं कि अगर वह मेल है और फीमेल है तो उसको ये टाइप ऑफ जो वर्क है वह करना चाहिए। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। बुनियाद बैच का ये आपका 9 क्लास है। क्लास आपको 1 PM मिल जाता है। पीडीएफ जो है बच्चों वह आपको एप्लीकेशन पर मिलती है। ठीक है, एप्लीकेशन पर बुनियाद बैच के अंदर जो भी नोट्स है, पीडीएफ है, जो एमसीक्यू का पीडीएफ है, वो सब आपको वही मिलता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी की स्टडी जो है वह अच्छी चल रही होगी एंड आप कंटिन्यूटी के साथ बच्चों जो है वह बने रहे क्लास में, अपने शॉर्ट नोट्स जो है वह बनाते रहे, रिवीजन करते रहे, करंट अफेयर के लिए अपना अलग टाइम निकालिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग। और जिन बच्चों ने प्रहार एंड संकल्प में एडमिशन लिया है वो अपनी क्लास को अभी कोशिश करें कि अभी आप अपने बैचेस को समझने में जो है वह ज्यादा समय लगाए, है ना। और अगर उसके अलावा आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप बुनियाद एंड बाकी बैचेस जो है वह भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि हमें ये सारे एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और अभी हम क्लास 7 के एनसीईआरटी कर रहे हैं। आपकी एक क्लास और होगी और ये आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। तो देखो, इक्वलिटी को हमने समझा कि इक्वलिटी आखिर है क्या। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमने जाना कि हेल्थ में क्या रोल है और स्टेट गवर्नमेंट का जो वर्क है वह कैसे चलता है, इसको हमने कल समझा। आज हम बात करेंगे जेंडर की, ग्रोइंग अप एज बॉय एंड गर्ल्स, कि आखिर कैसे जो है वह एक बॉय एंड गर्ल के रूप में हम बड़े होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि लड़कियां बड़े होते होते वह सोचने लगती है कि नहीं भाई, उन्हें हाउसिंग जो वर्क है, जो घर के काम है, देखभाल के काम है, केयर टेकर के काम है, वही करना है। और एक जो पुरुष है, जो मेल है, वो ये सोच लेता है कि मेरी जो भूमिका है वह घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर और कल हम बात करेंगे मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग की। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि हम केवल एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस और भी जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, जो भी आर्टिकल, उन सभी को भी हम साथ साथ में कवरेज दे रहे हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज, ठीक है, और अगर करंट अफेयर हुआ तो करंट अफेयर। ठीक है, ये कवरेज है आपका बुनियाद में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो कि 2 चैप्टर्स में आपको शॉर्ट चीजें बताई गई हैं इसमें कि जब हम एक जेंडर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। ठीक है, हम कौन थे, क्या होने वाले हैं, क्या होंगे, ये सारी जो बातें हैं ये कौन तय करता है। हु वी आर, है ना, व्हाट वी विल बिकम, वेयर वी कैन गो एंड वेयर नॉट। तो ये 4-5 जो शब्द हैं, पहले इसको सुनो फिर हम आगे चलते हैं। ये आखिर कैसे तय होगा, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं जेंडर की। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस का आंसर आखिर कैसे ढूंढेंगे अपनी सोसाइटी में, अपनी लाइफ में। हु वी आर, ठीक है, What we will become, क्या हम बनेंगे, एंड साथ में एक और क्वेश्चन है where we can go and not, कि आखिर हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते हैं, हम क्या होने वाले हैं और क्या हम हैं। ठीक है, इन सब का निर्धारण जो है वह कैसे होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इवेंचुअली फाइनली जो ये चीजें हैं वह कौन तय करता है। तो बच्चों, ये सारी चीजें जो हैं वह अंततः इवेंचुअली निर्धारित हो रही हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वह कैसी है, हम कैसे समाज में रह रहे हैं। इससे ये बात समझ में आती है, इससे ये बात निर्धारित होती है कि हम आगे जाकर क्या करने वाले हैं। और यहीं से जो जेंडर है वो हमारी समझ बना देता है। जो ये वर्ड है कि मेल है, फीमेल है, उसकी भूमिका है, उसके जो रोल है वह सोसाइटी में क्या होंगे, फैमिली में क्या होंगे। तो ये इस बात का निर्धारण हमारा परिवार करता है, परिवार के मूल्यों का निर्धारण हमारी सोसाइटी कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, जो हमारे सोसाइटी की वैल्यूज हैं, ये हमारे इन चीजों को निर्धारित कर रही हैं कि अगर डॉक्टर और इंजीनियर है तो उसको सपोर्ट, ज्यादातर फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर माँ बाप का इतना ही बजट है कि वह केवल एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसे ही केवल एजुकेशन देते हैं, तो आप खुद सोचिए कि वो किसे प्रेफर करेंगे, फीमेल या फिर मेल। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, तो वो अपनी गर्ल चाइल्ड को, या फिर मेल में जब हम देखें तो क्या बॉय चाइल्ड को किसे प्रेफर करेंगे अगर उन्हें एजुकेशन देना है, अगर उन्हें फ्रीडम देना है, तब वह किसे प्रेफर करेंगे, किसे प्रेफर करेंगे, फीमेल को या फिर मेल को। तो यहां पर हम देखते हैं कि बच्चों
जब एजुकेशन की बात होती है और केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन हो तो जो ग्रीन सिग्नल है वह बॉयज की एजुकेशन को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके सोसाइटी में यही जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वह विकसित हो जाएगी कि जो लड़का है वह क्या करेगा, घर के बाहर जाकर जो काम है वह संभालेगा, घर की और बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभालेगा, जॉब करेगा। ठीक है। और महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए बचपन से ही सिखाया जाता है, खेलने के लिए उनको टॉयज के रूप में क्या दी जाती है, डॉल, गुड़िया दी जाती है। वही लड़कों को क्या दिया जा रहा है, कार दिया जा रहा है। इसके पीछे सोसाइटी की एक ये भी टेंडेंसी बन जाती है कि जो लड़कियां हैं वह चूंकि टेक्निकल में अच्छी नहीं होती, तकनीकी में अच्छी नहीं होती, उसे समझ नहीं पाती, और इसलिए वो क्या है कि ये जो काम है वह बॉयज को दिया जाए। तो ओवरऑल जब हम इन सभी बातों को समझते हैं तो इवेंचुअली हमें क्या समझ में आता है कि जेंडर जो है वह क्या है, फीमेल है, मेल है, इस बात पर आधारित करेगा, है ना, कि उसकी भूमिका जो है, उसकी रोल जो है वह सोसाइटी में क्या होगी। तो यहां पर बस यही जो है वह आपको बताया गया है। तो यहां पर देखो तो जेंडर का हमारा जो आशय है वह क्या है कि हमारी बहुत सी ऐसी जो सोशल वैल्यूज हैं, एक बात हमने इसको समझी, ठीक है। देन इसके बाद हम देखें कि जब हम बच्चों सोशल वैल्यूज की बात करते हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्य है, ठीक है, समाज में जो मूल्य बन गए हैं एक समय से कि किसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इस बात का निर्धारण हो चुका है। और स्पेशली जब इसमें रूढ़िबद्ध धारणाओं की हम बात करेंगे, रूढ़िबद्ध धारणाएं, जो स्टीरियोटाइप, जो आइडियाज हैं, जब हम इनकी बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी सोशल वैल्यूज फ्रेम हुई हैं बच्चों, तो इसमें देखो कि हमारे ऐसे बहुत सारे सामाजिक मूल्य हैं, रूढ़िवादी धारणाएं हैं, है ना, जिससे हमारी संस्कृति ने जो है वह एक रूढ़िबद्ध धारणाओं ने ये जो जेंडर है इसे किससे जोड़ दिया बच्चों, कल्चर से जोड़ दिया, हमारी संस्कृति से जोड़ दिया। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि आखिर जो शुरुआत है वह कहाँ से हो रही है। तो संस्कृति जो है हमारे जेंडर होने का जो जैविक अंतर है, एक जो बायोलॉजिकल जो एक डिफरेंस होता है कि लड़के जो है वह स्ट्रांग हो गए, लड़कियां जो है वह वीक होंगी, तो ये सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। ठीक है। और यहाँ से ही क्या हो जाता है बच्चों, जो असमानताएं हैं वह होने लगती हैं, जो एक अंतर होता है कि यहाँ पर जो एक पावर का अंतर होता है कि बॉय है तो इसके पास पावर है। ठीक है। जब हम यहाँ पर बॉय की बात करेंगे तो इसके पास क्या है, इसके पास पावर है, अथॉरिटी है। गर्ल के पास ये नहीं है, फीमेल के पास ये नहीं है, मेल के पास है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों का जो अंतर है वह सोशल वैल्यूज है इसका कारण है हमारा कल्चर ऐसा हो जाना। और इसका एक और कारण क्या है, बायोलॉजिकली हम ऐसा सोचते हैं कि जो लड़के हैं वह स्ट्रांग है, जो लड़कियां हैं वह वीक है ना। लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, याद करो जब हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, ठीक है, आप जेंडर बायस्ड पहले से ही हो रहे हैं कि भाई फीमेल है वो ये काम नहीं कर सकती, मेल है शायद इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। हो सकता है कि समटाइम्स योग्यताएं जो है, जो कैपेबिलिटीज है, जो कैलिबर है वो इस तरफ झुका हुआ है, लेकिन फिर भी हम किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, इस तरफ को। ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, हमारी टेंडेंसी, हमारी अपनी सोच ऐसी बन जाती, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता कह रहे लड़की हो ऊंची आवाज में बात मत करो। अच्छा लड़के हो तो तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए, थोड़ा सा अधिकार के साथ बात करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप अपने भाई को देख लें, आप अपनी फैमिली से ही शुरुआत करें, थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करें और आप देखेंगे कि उनकी मनोदशा में, उनके दिमाग में, उनके माइंड में पहले से ही कि भाई मैं ऑनर हूं, है ना। कि लड़कियों को अगर शिक्षा का अधिकार आज भी दिया जा रहा है, अगर उन्हें आगे उच्च हायर एजुकेशन या फिर वो चाहती है कि वो कोई उच्च डिग्री जो है वह करे, तो इसके पीछे या तो उनके फादर का सपोर्ट रहेगा, ठीक है, उनके ब्रदर का सपोर्ट रहेगा, आफ्टर मैरिज है कि आपके हस्बैंड का सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वैदिक काल से ही ऐसा नहीं चला आ रहा है। ठीक है। वैदिक काल से जो ये चीजें चली आ रही है ना, मतलब वैदिक काल से ही ऐसा नहीं चला जा रहा का मतलब आज भी ये चीजें चल रही हैं, उस वक्त तो थी ही, है ना। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि वैदिक इरा में हम पढ़ते हैं कि एक महिला की जो महिला का सम्मान था, उसका महिला होने के नाते या फिर एक ह्यूमन होने के नाते नहीं है, बल्कि वह माँ है, इस पद में सम्मान है, वह पत्नी है, इस पद में सम्मान है। ठीक है। केवल ये दो ही ऐसे पद है, पुत्री है तो उस पद में सम्मान है, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी ढूंढेंगे तो उसमें सम्मान नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो जाऊं, एक इंडिपेंडेंट महिला हो जाऊं, उसमें आपका सम्मान नहीं है। जैसे कि आप सोसाइटी में देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिवोर्स
जिस महिला ने ले लिया हो आप उसको किस नजर से देखते हैं, है ना, और एक महिला जो अपनी फैमिली में रह रही है, एक ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं, तो आप सोचेंगे कि शायद एक सही है एक गलत है, तुरंत आपकी जो धारणा है बच्चों ये बन जाएगी। तो ये जो आपकी धारणा बन गई ये कहां से आ गई, ये आपके सोशल वैल्यूज से आई, ये आपकी उन रूढ़िबद्ध धारणाओं से आई जो कि आपके पूर्वाग्रह के बाद पक्की हो गई थी। सो हमने पूर्वाग्रह को पढ़ा था, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि आप एक अनरीजनेबल, एक अनफेयर ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जेंडर का, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, इस पर्टिकुलर कास्ट का जो व्यक्ति है वह ऐसा ही होता है, और आप ओवरऑल पूरी कास्ट को या पूरी कम्युनिटी को वही घोषित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप सोचते हैं एक इस्लामोफोबिया, आपने वर्ड सुना होगा, इस बार के इंटरव्यूज में भी काफी पूछा गया था कि जो ये वर्ड है वह क्या है। तो देखो जब आप सोचते हैं कि भाई मुस्लिम है, आपको रेंट पे घर नहीं देना है ना, तो वो क्या हो गया बच्चों, आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ऐसा ना हो कल को कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई बातचीत हो जाए। तो यहां पर ये जो आपके दिमाग में धारणाएं बन रही हैं, आपने पहले से ही पूर्वाग्रह पाल लिया इस बात को कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं वह ऐसे ही होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या थी, वो आपके पूर्वाग्रह थे, लेकिन धीरे 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 वो आपके पक्के होते गए और आपकी रूढ़ियों में बदल गए। ऐसी रूढ़ियां 100 वर्षों की जो रूढ़ियां हैं आज भी चल रही हैं। आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में आज भी जो मैरिज है, ठीक है, वह क्या होती है कि भाई कास्ट बेस्ड होती है सबसे पहले। आजकल हाँ ये है कि भाई लव मैरिज जो है वह गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। उसके पीछे एक रीजन है कि शायद गवर्नमेंट या फिर हमारी जो हम निकलना चाहते हैं जो अपनी पारंपरिक छवियों से, उसके पीछे भी कारण है कि हम कास्ट सिस्टम से अगर निकल सकते हैं, अगर हम दहेज जो व्यवस्था है अगर हम इससे निकल सकते हैं, तो उसके पीछे हम कैसे निकल सकते हैं, लव मैरिज के उससे। तो बस यही है कि भाई गवर्नमेंट भी जो है प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये सारा जो जेंडर का मामला है कि हम क्या थे क्या होंगे और कहाँ हम जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर लड़का है, ठीक है, अगर बॉय है तो ये स्कूल जाएगा, स्कूल के अलावा रास्ते में इसके लिए प्लेग्राउंड भी है, ठीक है, इस पर, और इसके अलावा ये और भी अपना टाइम पास कर सकता है घूमकर अपने दोस्तों के साथ। लेकिन फॉर गर्ल्स, अगर हम यहाँ पर गर्ल चाइल्ड की बात कर ले बच्चों, तो इनके लिए स्कूल से लेकर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इनकी सीधी गली है वो घर को जाती है। कहा जा रही है कि भाई सीधा आपको घर को जाना है, चाहे आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो, चाहे आप ये सोचें कि भाई सोसाइटी में जो है वह क्या है, आपकी सुरक्षा का भय है। तो एक सिक्योरिटी का भी रीजन हो गया, और दूसरा है कि आपकी सोसाइटी की ऐसी वैल्यूज नहीं है कि एक लड़की भाई 4 जगह घूमे उसके बाद वो घर आए। तो यहाँ पर आप कहाँ पर जाओगे कहाँ नहीं जाओगे, आप भविष्य में जाके, जैसे कि देखो ये वाली जो लाइन है ये आपको क्या बताती है कि जब आप पहले आप बॉय एंड गर्ल होंगे, लेकिन बाद में जब आपका स्टेटस चेंज होगा, आप मैन एंड वुमेन होंगे, तो आपकी भूमिकाएं अपने आप बदल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक द्वीप कमालों के एक आइलैंड का एग्जांपल ले या फिर हम कोई कोस्टल एरियाज की बात करें, तो वहां पर जैसे ही जो चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड अगर वह बढ़ने लगता है, ठीक है, आप देखें 14-15 का, उसको अपने साथ फिशिंग पर ले जाना, उसको ये सिखाना कि भाई ऐसे फिशिंग की जाती है, आप उसको ये सिखा रहे हो। वहीं पर गर्ल को ये सिखाया जाता है उसी वक्त कि आपको कैसे टेक केयर करना है, अगर छोटे भाई बहन है तो उसको कैसे पालना है ना, और बाकी सारी जो चीजें हैं वह उसको सिखाई जाती है। उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंट होने की जो बात है वह नहीं की जाती, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने की बात जो है बच्चों वह नहीं की जाती। तो यहाँ पर ये क्या है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, ऐसा अगर मैं आपके लिए बताऊं बच्चों कि जो भी गर्ल्स है, जो भी यहाँ पर वीडियोस देख रही हैं, तो उन सभी की एजुकेशन में अगर आप पढ़ रही हैं, आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही हैं, किसी ना किसी का सपोर्ट जरूर होगा, है ना। तो आपको बेजरली आप देखेंगे कि भाई जिसके फादर सपोर्ट करते हैं, पापा सपोर्ट करते हैं, वो लड़कियां जो है वह पढ़ती हैं, ठीक है। वजह इसके कि जैसे पर्सनली मैं बताऊं कि मुझे अगर मैं अपनी एजुकेशन में देखूं तो सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वह मेरे पापा का था कि भाई फादर चाहते हैं कि बेटी जो है वह पढ़े, है ना, आगे बढ़े। भले ही हमारे हो सकता है कि कम्युनिटी में पहली एक ऐसी महिला हो या फिर पहली एक ऐसी लड़की हो जिसने शायद अब तक ऐसी एजुकेशन हासिल की हो या फिर जॉब कर रही हो या फिर इतने समय तक अगर उसका जो स्टेटस है वह अनमैरिड रहा हो, है ना। तो उन सबके पीछे आप देखते हैं कि किसी ना किसी का एक रोल जो है वह जरूर होता है। तो यहाँ पर वैदिक एरा से याद करो कि उस वक्त भी जो है आपको जितनी फ्रीडम जो है अगर मिल रही है तो वो भी आपको किसी पुरुष के अधीन होकर मिल रही है ना, कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जेंडर का जो रोल है ये हमारी सोसाइटी में क्या है।
आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो कि जब हम बॉय एंड गर्ल की बात करेंगे बच्चों, तो जो सोसाइटीज है वे क्या करेगी कि एक स्पष्ट जो अंतर है, जो डिस्टिंक्शंस है, ये बॉय एंड गर्ल का एक बहुत ही शुरुआती एज से बनाना शुरू कर देती है। और ये शुरुआती एज होती है जब आप अपने खिलौनों से खेलते हैं। तो बेसिकली बच्चों टॉय एक जो है वह एक माध्यम है, ठीक है। टॉय क्या है, एक माध्यम है जिससे आपने ये बच्चों को सिखा दिया कि आपको डॉल से खेलना है, आपको कार से खेलना है, क्योंकि आगे जाके आपको कार चलानी है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज जो है वह हमने बॉय एंड गर्ल्स को पहले ही सिखा दी। बॉय आर यूजली गिवन कार टू प्ले एंड गर्ल्स। द डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स सच as how girl most dress, what games boy should play, how girl need to talk softly, boy need to be tough। तो बच्चों ये सारी बातें कैसे अंतर एक कैसे पैदा कर दी, यही बचपन में अंतर पैदा कर लिया। ये गर्ल्स को सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे प्रॉपर ड्रेस पहनना है, क्योंकि आपको और भी कुछ नहीं सिखाया, आपको एजुकेशन नहीं सिखाया, आपको आपकी जो सोसाइटी है वो आपको इंडिपेंडेंट एजुकेटिव होना नहीं सिखा रही, वो आपको ये सिखा रही कि आप प्रॉपर ड्रेस में रहें, आप वेल बिहेव्ड रहें, है ना, आप खूबसूरत दिखे। जैसे आज भी देखेंगे कि भाई रील्स का जमाना है और यहाँ पर जो लोग हैं वे फिल्टर एंड खूबसूरत दिखने पर ही उनका फोकस है, उनका फोकस एजुकेशन पर नहीं है, उनका फोकस शायद खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली बैकग्राउंड का नहीं है। वो किस पर फोकस कर रही है, तो उनका फोकस डॉल वाला ही है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि लड़कों को शुरू से कार दी जा रही है उनको खेलने के लिए। उसके पीछे रीजन है कि वो टेक्निकल चीजों से जुड़े, है ना, आगे जाकर उन्हें कार चलानी है वो उस चीज को सीखे, आगे जाकर उनको टफ होना है वो उस चीज को सीखे। तो आपको बहुत बचपन से ही ये जो अंतर है अब आपका शुरू हो गया, ठीक है, शुरू हो गया। इन मोस्ट सोसाइटी द रोल मैन एंड वुमेन प्ले और वर्क दे डू आर नॉट वैल्यू इक्वली। साथ ही देखो कि जब आप देखेंगे कि अगर सोसाइटी में महिलाओं की भी भूमिका है, ठीक है, अगर वुमेन्स जो है वह कोई रोल प्ले कर रही है, जैसे कि आप देखेंगे कि मेजरली आप देखो कि घर का जो भी काम है, ठीक है, उस सारे काम को करना वो महिलाओं की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके अलावा क्या इस काम को उतनी भूमिका दी जाती है? क्या ये जो वर्क है आप उतना सम्मान इस चीज को दे पाते हैं कि भाई आपकी जो माँ है वह इस पूरे काम को कर रही है, पूरा घर जो है वह कई सालों से संभाल रही है, ना तो उसके लिए इसके पीछे कोई जो है वह इकोनॉमी के लिए कोई आप पे कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली ये क्या है बच्चों कि ये क्या है, इसको आप वैल्यू जो है आप इक्वल नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो महिलाओं की भूमिका हो जाती है सोसाइटी में, घर में, तो उसे अंडर वैल्यू किया जाता है। तो जैसे कि घर में जो महिलाएं काम कर रही हैं उसको काम नहीं माना जाता। घर में करती क्या हो दिन भर, है ना, कोई काम नहीं होता घर में करने को। और यहाँ पर ही आप देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम ब्यूरो है, ठीक है, इंटरनेशनल जो श्रम ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो है, वो ये कहता है कि अगर एक मेल जो है वह 100% काम करेगा तो एक जो फीमेल है लगभग इसका जो वर्क है वह 300% होगा, है ना। इसके पीछे रीजन होता है कि जो फीमेल्स है उनको कोई वीकली ऑफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको कभी कोई ऐसी छुट्टी नहीं मिल रही है कि भाई वो समर वेकेशन बना रही है और उस वक्त उन्हें कोई काम नहीं है। तो अगर हम पूरे लाइफ की बात करें कि पूरे लाइफ में एक पुरुष कितना काम करता है और एक महिला कितना काम करती है, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है, ठीक है। ये अंतर आप अपने घर में भी समझ सकते हैं। अब देखो अगर हम वैल्यूइंग हाउस वर्क की बात करें, आप देखेंगे बच्चों की लास्ट ईयर आई थिंक साउथ में कोई स्टेट, आई थिंक तमिलनाडु, है ना, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि हम अगर कोई एक पर्टिकुलर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, शायद आपको नाम भी याद आ रहा होगा, तो पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, रूलिंग पार्टी में आते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, उन सभी को क्या होगा कि 10,000 एंड 15,000 जो है पर मंथ उनके अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम उनका जो हाउस वर्क है उसकी वैल्यू जानते हैं, हम उसके लिए पे कर रहे हैं। तो अगर समाज पे नहीं कर रहा, सोसाइटी पे नहीं कर रहा, गवर्नमेंट पे करेगी उसको, है ना। तो ये बात कहती है कि रूलिंग पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि महिलाओं का जो घर का काम होता है उसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई पैसे दिए जा रहे हैं। भाई अगर आप एक मेड रखोगे तब आपको हर चीज के, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, खाने के लिए, इन सब के लिए आप उसे पैसे दोगे, है ना। ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप घर का काम ना करें, मतलब जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ा रही हूँ बच्चों कि यहाँ पर क्या है कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क डन बाय द वुमेन। तो आपका जो देखभाल का काम है किशोर, बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि अपने छोटे भाई का ख्याल कैसे रखना है, अपनी छोटी बहन का ख्याल कैसे रखना है, ठीक है, माँ बाप का ख्याल कैसे रखना है, दादा दादी नाना नानी का ख्याल कैसे रखना है। तो ये जो केयर गिविंग वाली जो बात है ना बच्चों, ये शुरुआत से सिखाई जा रही है लड़कियों को, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यही है।
for this day does not have to be paid for the society devalue this work। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई इसके लिए कोई इकोनॉमिकली आप पे कर रहे हो, आप देखो सोसाइटी में डिवैल्यू है ना, इस वर्क की बहुत ज्यादा जो वैल्यू है वह नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो कि अगर अच्छा हम एक आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो शुरू में आपको यहाँ पर दो जो एग्जाम्पल्स है वह दिए हैं। एक 1920 के सामोआ द्वीप का है, ठीक है, कि सामोआ जो आइलैंड है उसमें कैसे बच्चों को शुरुआत से सोशल वैल्यू सिखाए जा रहे हैं कि जैसे ही लड़का बड़ा हो रहा है उसको आप सिखा रहे हो कि चलो हम मछली पकड़ने चलते हैं, फिशिंग करने चलते हैं, और वहीं जब लड़की थोड़ी सी बड़ी हो रही है उसको सिखाया जा रहा है कि घर का काम कैसे करना है, डलिया कैसे बुनना है, मतलब उसको ये घर के जो हाउस होल्ड एक तरह से वर्क है वो सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, कि वह बागानों में काम करना सीखती है, वह कुकिंग सीख रही है, खाना पकाना सीख रही है। हालांकि आज ये स्थिति नहीं है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें मैं भी जानती हूँ जिन्हें शायद खाना बनाने नहीं आता ठीक से। तो अब जो है वह स्थिति बदल रही है, ये बात और है। लेकिन अगर हम 1920 के दशक में अगर हम सामोआ द्वीप की बात करें तो वहाँ पर लड़कियों को भाई कुकिंग सिखाई। उस वक्त स्कूल, वहाँ पर स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था। वहाँ पर सोसाइटी अपने जो वर्क हो रहे थे कि भाई पुरुषों के लिए ये है, महिलाओं के लिए ये काम होगा, जब वह अपने रोल में आएंगे, जब सोसाइटी में अपनी भूमिका अदा करेंगे, निभाएंगे, तब उनका वर्क क्या होगा उन्हें वही सिखाया जा रहा है बचपन से। ठीक है, उस वक्त वहां स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक ऐसे ही बच्चों एमपी की बात की गई है कि एमपी की अगर हम एक आंगनबाड़ी की बात कर ले, ठीक है, या फिर हम किसी और एजुकेशन की अगर हम मान लो वहां पर थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन ही आपको, प्राथमिक शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि मेल और फीमेल का जो स्कूल है वह अलग अलग है, बॉयज स्कूल अलग है, गर्ल्स स्कूल अलग है। ठीक है, यहाँ पर कोई कोएड एजुकेशन नहीं है। अलग अलग एजुकेशन देने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पर आप देखेंगे कि लड़कियों के लिए जो खेलने के लिए एक आंगन है वो स्कूल के अंदर ही है। उसके पीछे कारण है कि उसकी 4 दीवारें लगी हुई हैं, उसका एक रीजन है कि उसकी सेफ्टी रहे, ठीक है, बाकी जगह से जो है वह बची रहे, तो ये करके उसको आंगन दिया जा रहा। वही लड़के को क्या है, स्कूल के बाजू में काफी बड़ा जो प्लेग्राउंड है वह दे दिया जिसमें वह स्कूल के बाद भी खेलता है। तो यहाँ से जो ये एक अंतर है कि आपको प्राइमरी जो स्कूलिंग आपकी हो रही है वहां से ही आपको सिखा दिया गया कि भाई आपको यहीं पर अंदर खेलना है या फिर बाहर खेलना, तो ये उनको सिखा दिया। यहाँ से पता चल गया कि भाई जो लड़कियां हैं वह कैसी होंगी। ठीक है, लड़कियां बहुत ज्यादा गंभीर होंगी, अलग रहेंगी, और उसके बाद उनका जो गली है, उनका जो जिससे रोड से वह घर जा रही हैं वो सीधे घर ही आपको जाना है, बीच में आपके लिए कोई एडवेंचर नहीं। वही लड़के साइकिल स्टंट कर रहे हैं, ये सारा हमारा कल्चर डेवलप हो गया धीरे धीरे। लड़के क्या कर रहे हैं, साइकिल स्टंट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं कहीं पर खड़े होके, उसके बाद वो घर जा रहे हैं। उनके लिए वो चीज सिखा दी गई कि ठीक है अब आप जो है सोसाइटी में अब आपका यही रोल है, ऐसा बॉय आपका यही रोल है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट देखो, यहीं पर हमारी टॉय की भी बात हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। वुमेन आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन विच टाइप ऑफ वर्क। अगर हम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस तरह के वर्क में ज्यादा है, पब्लिक में, प्राइवेट में, सेमी स्किल्ड में, या फिर कॉन्टिजेंट में। आप देखेंगे कि बच्चों अभी रिसेंटली कोविड के बाद काफी सारे ऐसे जो वर्क हैं वह बढ़ गए, जो कि आकस्मिक रूप से, जैसे कि हो सकता है कि वह पार्ट टाइम जॉब हो, ठीक है, वह हो सकता है कि आपके लिए वर्क फ्रॉम होम हो। तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर डेवलप हो जाता है कि आपको पार्शली पूरे 24 आवर जो है वो वर्क नहीं करना है ना, आपको हो सकता है दिन में 2 से 3 घंटे जो है वह काम करना पड़े। तो इस तरह के जो मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कोई वर्क है, तो इस तरह के कामों में सबसे ज्यादा महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वह दिखाई देता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि उनके लिए आज भी है ना, और वो सही भी है, गलत नहीं कहती मैं उस चीज को, क्योंकि उनके लिए आज भी घर परिवार जो है वह इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है ना, तो वो अपना ज्यादा जो समय है वह फैमिली को दे रही है। करियर या फिर बाकी सारी चीजें उनके लिए पार्ट टाइम हो गई। तो यहाँ पर इस तरह के जो आकस्मिक वर्क हैं। अब देखो कि यूपीएससी ने बच्चों मेंस में क्वेश्चन एक पूछा था, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर गिग इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जो गिग इकोनॉमी है उससे उसमें गिग इकोनॉमी की महिलाओं की स्ट्रॉन्गनेस में, उनके एम्पावर करने में क्या एक रोल रहा। तो गिग इकोनॉमी प्लस वुमेन, मेंस का क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी, ठीक है, और यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें क्या रोल है।
पढ़ना अच्छे से, कुछ आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है, इसको लिखने की कोशिश करना। ये आपका यूपीएससी का बच्चों मेंस का क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सोशल इक्वेलिटी रिफर फॉर, अगर हम सामाजिक समानता की बात करें, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है कि जब किसी दिए गए समाज में संसाधनों को समान रूप से वितरित किया जाता है, संविधान कहता है कि पुरुष या महिला होना, ठीक है, पुरुष या महिला होना भेदभाव का कारण नहीं बनना चाहिए। जरूरत पर निर्भर लोगों के साथ अलग व्यवहार करके समानता इसे हासिल करती है ना। व्हेन रिसोर्सेज इन अ गिवन सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूट इवनली, साथ ही द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट विगन मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14, 15 हमने पहले भी पढ़ा है ना। इक्वेलिटी की जब हमने बात की तब हमने आर्टिकल 14 को भी जाना था, 15 को भी जाना था। इक्वेलिटी अचीव्स दिस थ्रू ट्रीटिंग पीपल डिफरेंट डिपेंडेंट ऑन नीड। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको याद आना चाहिए कि एक तो हमने इक्वल की बात की थी और दूसरा हमने इक्वेलिटी की बात की थी, है ना। तो इक्वल होना, समता का मतलब क्या था और समानता का मतलब क्या था, याद आ रहा है आपको एक डायग्राम। तो जिसमें समानता की जब हम बात करते हैं कि सभी को आपने स्टार्टिंग लाइन जो है वह सेम दी, फिनिश लाइन उनके लिए कुछ भी हो डजंट मैटर। समता का मतलब ये था कि जो आपने उनको उस तरह से स्टूल दिए जिसकी उन्हें नीड थी, है ना, ताकि वो बेनिफिट को हासिल कर सके। तो उनके लिए फिनिश लाइन जो है वह सेम करना, समान लाभ सबको चूंकि मिल सके, वही समता है। और इस समता के लिए जैसे कि आप कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी का रहा, या फिर इनके साथ ऐतिहासिक रूप से कुछ अन्याय होता रहा, इनजस्टिस होता रहा, तो उनके लिए आगे मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए पहले कुछ प्रोविजन करो, देन उसके बाद फिर जो फाइट है वह शुरू होगी। तो यहां से क्या है बच्चों कि इक्वल होना और इक्वेलिटी होना दोनों चीजें डिफरेंट है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इक्वेलिटी अचीव दिस थ्रू ट्रीटिंग पीपल डिफरेंट डिपेंडेंट ऑन नीड। अगर हम अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मदद करेंगे तो ये इक्वेलिटी नहीं है। इक्वेलिटी का तो मतलब है कि चाहे किसी को कम आवश्यकता हो, किसी को ज्यादा आवश्यकता हो, आपने उसे बराबर दिया, ये इक्वेलिटी है। लेकिन जिसे जितनी जरूरत थी आपने उसे उतना दिया, ये क्या था बच्चों, ये आपका इक्वल होना है, ना कि इक्वलिटी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, थर्ड जो है वह आपका रॉन्ग हो गया। अब चलो 1 and 2 and 2 ओनली को देखते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर हमें एक सामाजिक समानता तब है जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का है वह बराबर किया हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मेल और फीमेल होना एक कारण नहीं है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करें, आप किसी के साथ भेदभाव करें। मेल और फीमेल होने के नाते आप ऐसा नहीं कर सकते। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल इक्वेलिटी का आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो बात और है कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप सोसाइटी में देखते हैं कि भाई भेदभाव है ना, भेदभाव है। जहां प्रतिबंध होना चाहिए वह प्रतिबंधित भी किया जाता है कुछ सेक्टर्स को वुमेन्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई ये कहता है कि भाई समानता होनी चाहिए, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वंश का हो, लिंग का हो, या फिर उसका जन्म स्थान क्या है, इसके आधार पर आप उससे भेदभाव जो है वह नहीं कर सकते। ठीक है, देखो शुरुआत में ना जब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये आपके बहुत ज्यादा डीप नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आगे हम जब और बाकी क्लासेस में पढ़ेंगे हम जेंडर को, तब हम देखेंगे कि भाई हम बहुत सारी चीजों से इसे कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें बहुत ज्यादा कोरिलेट की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक क्लास वाइज चल रहे हैं, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज नहीं चल रहे कि अगर मैंने यहाँ पर आपको जेंडर पढ़ाया तो मैंने आपको पूरा होल सोल जहां पे भी एनसीईआरटी में था या जो भी उससे इंटरलिंक हो सकता था टॉपिक वो पढ़ा दिया। यहां पर जो कि बेसिक चल रहा है ना, तो बेसिक में जितना पॉसिबल है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन से उसको रिलेट करेंगे, करंट अफेयर से रिलेट करेंगे। लेकिन अभी जो है वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखेंगे कि 9 क्लास के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वह ज्यादा मिलने लगते हैं। आपकी जो ये 1 घंटे की क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास हो सकता है आपकी उस वक्त बढ़ के 1.5 आवर के आसपास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें ज्यादा पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, उससे बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछे हैं, तो इसलिए वहां से कॉन्सेप्ट ज्यादा आए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा।
अच्छा, आप सभी ने यूएनडीपी का एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुना होगा। इसमें ऐसा कौन सा गोल है जो कि महिलाओं के लिए समानता की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है? तो बच्चों आपका जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, चलो 2020 छोड़ देते हैं, हम 2022 की बात करते हैं। तो ये जो इंडेक्स आप पढ़ना जरूर, इसका आपका होमवर्क रहा ये। तो बच्चों वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो आपका रिपोर्ट है, ठीक है, ये पब्लिश किया जाता है। साथ ही देखो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो ये कहता है कि अगर हमें 132 ईयर अभी लग जाएंगे, 132 साल और लग जाएंगे। क्यों? ये 2022 की रिपोर्ट कहती है। अगर आप सोचें कि आपको लिंग के आधार पर एक जो समानता है वह मिल सके, है ना, तो आपको इस समता को हासिल करने में अभी 100+ ईयर लग जाएंगे, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। साथ ही आपको इंडिया की जो रैंकिंग है वो भी याद रखना है। इंडिया की रैंकिंग क्या है बच्चों? 135 है ना, 135 इंडिया की रैंक है। और साथ ही आपका जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये 4 बातों को पैरामीटर अपना बनाता है। 135 है रैंक, ठीक है, याद रहेगा आपको कि भाई इंडिया की लिखी हुई है। तो ये 4 बातों को पैरामीटर बनाता है। फर्स्ट है इसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक रूप से भागीदारी कितनी है महिला की, आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है बच्चों कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जीडीपी है वह 7, 8, 9, इससे आगे बढ़ के अगर आप सोचे कि वह 12 जाए, 15 जाए आपकी जो जीडीपी परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपको, आप पुरुषों को नौकरियां देंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जीडीपी है वह बढ़े और उसमें जो है वह ठीक ठाक सुधार हो, तो इसके लिए आपको जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो आबादी में लगभग आधी है, उनको आपको मौका देना होगा, तभी आपकी जो जीडीपी है वह बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड देखो कि हम एजुकेशन की बात करते हैं कि आखिर जब शिक्षा है वह कितनी मिल रही है, ठीक है, तो आपकी आर्थिक हो गई भागीदारी, इसके बाद आपका हो गया एजुकेशन। शिक्षा का क्या लेवल है? वही फिर से एग्जांपल कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ऑप्शन है एक बच्चे को पढ़ाने का, तो वो इस एक बच्चे की एजुकेशन के लिए प्रेफर करेगी किसे? मेल, जो बॉय चाइल्ड होगा उसे, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों की शिक्षा कितनी है, क्या इसका स्तर है, ये एक पैरामीटर होगा ये मापने का कि आखिर जेंडर गैप इंडेक्स जो है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में क्या है, ठीक है, जेंडर गैप क्या है। देन थर्ड होगा हेल्थ एंड सर्वाइवल, स्वास्थ्य, है ना, ये एक अहम मुद्दा होगा। और फोर्थ है इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है। सरपंच तो बन जाते हैं, आप देखेंगे कि भाई म्युनिसिपैलिटीज में या पंचायतों की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए भागीदारी भी है, रिजर्वेशन भी है। पंचायतों में 1/3 रिजर्वेशन किया गया है महिलाओं को, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि आपने जिस पंचायत वेब सीरीज देखी होगी कि भाई उसमें सरपंच पति जो है वह काम कर रहा है, लेकिन सरपंच जो है वह एक्चुअली महिला है। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि जब आप इन 4 पैरामीटर को देखोगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री में, इंडिया में आर्थिक भागीदारी महिलाओं की कितनी है, एजुकेशन को लेकर भागीदारी कितनी है, ठीक है, उनकी राजनीतिक भागीदारी और उनका हेल्थ और जो सर्वाइवल के लिए वो क्या कर रही हैं, जब आप इस चीज के आधार पर मेजर करोगे ना, तो फिर आपको सही जो एक स्थिति, जो कंडीशन है वो आपको पता चलेगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो हम इसे संविधान से रिलेट करके पढ़ते हैं, संविधान से रिलेट करके पढ़ते हैं, चूंकि हम यहाँ पर बॉय गर्ल्स, मेल फीमेल्स की बात कर रहे हैं। तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किए? आपको पता होगा कि भाई आर्टिकल जो आपका 15 है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप जेंडर बायस्ड नहीं हो सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जेंडर के आधार पर। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इम्प्लिसिटी ऑफ और एक्सप्लिसिटी रिगार्डिंग वुमेन, है ना, कि महिलाओं के संबंध में
कौन से ऐसे संविधान के अनुच्छेद है जिसमें बात की गई है? आर्टिकल 23, 39E, 51AE एंड 243। आपको यहाँ पर करेक्ट कोड बताना है, ठीक है। महिलाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से जो प्रावधान है वह संविधान में कहां पर किए गए हैं? तो देखो, आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल जो 23 है ये क्या कहता है? प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर, है ना, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है आर्टिकल 23। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल 23 एंड 24 को आप पढ़ते हैं, तो ठीक है, ये भी महिलाओं से संबंधित है। आर्टिकल 51A क्लॉज ई की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो ये कहता है कि आपको ऐसी जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करना होगा जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध होंगी, ठीक है। आर्टिकल 51AE आपका किसका पार्ट है? आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। आपकी फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, आपके जो मूल कर्तव्य है, इसका हिस्सा होगा, मूल कर्तव्य का हिस्सा होगा, है ना। और आर्टिकल जब हम 243 की बात करेंगे तो ये क्या कहता है कि 1/3 जो सीटें हैं, 1/3 ये रिजर्व होंगी वुमेन्स के लिए। अध्यक्ष पद में भी इवन रिजर्व होंगी 1/3 सीटें, ठीक है। तो लेकिन आर्टिकल 39E नहीं, बल्कि बच्चों आपको याद रखना है कि आर्टिकल 39 जो डी है ये बात करता है किसके लिए? इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ, है ना, मेन एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ऐसा आर्टिकल 39D कहता है, 39 क्लॉज ई नहीं कहता है। सो आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह महिलाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। तो इवन जब कभी भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ मेंशन है, प्रस्तावना में क्या उस वर्ड को लिखा हुआ है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में, राइट में, डीपीएसपी में, या फिर मुख्य रूप से यहाँ पर ही आपको मिलते हैं ये 4 बात, प्रावधान जो है इन्हीं 4 बातों में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो आर्टिकल इवन 51A तक के जो आर्टिकल्स है वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है आपके पास। पहला कहता है कि पुरुष या महिला होना भेदभाव का कारण नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, 2 बार मैंने आपसे पूछ लिया, और ऐसी व्यवस्था जो है आर्टिकल 15 में की गई। सेकंड आपसे कहता है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून पारित किया, लॉ पास किया, जिसमें मैंडेटरी है जो भी संगठन है, अगर आपके पास 50 से ज्यादा 50+ अगर आपके पास महिला कर्मचारी हैं, वुमेन एम्प्लॉय हैं, तो आपको उन्हें क्रेच फैसिलिटी, क्रेच का मतलब होता है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, शिशु गृह इनको बोलते हैं ना, छोटे बच्चे हैं, तो उनको आप वहां पर रखकर जो अपना काम है उसी वर्क प्लेस पर कर सकती है। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपको आगे फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो आप नौकरी कैसे कर सकती है, आप जॉब कैसे कर सकती है। यही एक बहुत बहुत बड़ा कारण है बच्चों कि अगर जो महिलाएं हैं वे अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करके अपनी जॉब को छोड़ती हैं, अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करती है कि भाई हम जॉब छोड़ देते हैं, हम फैमिली को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वे मानते नहीं है कि जो हमारे यहाँ जो महिला कर्मचारी है वह स्थायी रूप से काम करेगी। उसे पता है कि भाई आफ्टर मैरिज या फिर ये अपनी जो फैमिली है उसे प्रायोरिटाइज करेगी, तो उसे वह स्थायी और अच्छा कर्मचारी नहीं मानती, और इसी कारण उसके लिए काफी सारी जो सुविधाएं हैं वह नहीं देती। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कहा गया कि 50 नहीं, बल्कि अगर आपके यहाँ 20 फीमेल वर्कर्स भी है, 20 फीमेल वुमेन एम्प्लॉयज हैं, तब भी आपको अपने यहाँ जो क्रेच की सुविधा है, जो शिशु गृह है, वह देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 50 वर्ड है वह गलत लिखा है, फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है, चूंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा था बच्चों। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो देखो अभी तक हमने इस बात को समझा कि महिला और पुरुष होना, ठीक है, किन किन आधारों पर होता है, और उसके अलावा घर का जो काम है उसे कैसे अंडर वैल्यू किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई जो वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो महिला पुरुष अगर दोनों काम करेंगे, ज्यादा जो तवज्जो है वह पुरुष को दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा हम देखेंगे कि भाई हमारा जो संविधान है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस बात का प्रावधान करता है कि मेल एंड फीमेल जो है वह समान रूप से इनके कार्यों को प्रायोरिटाइज किया जाए, समान जो इनको वैल्यूज है वह दी जाए, ठीक है। अब देखो एक और हम यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट है वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी, इसी से रिलेटेड।
तो यहां देखो कि अगर हम वुमेन वर्क की बात करें कि महिलाओं का काम और समानता, इक्वेलिटी, तो देखो इस चीज को समझो कि महिलाएं जो है वह घरेलू काम कर रही है, देखभाल का काम कर रही है, उसको कम महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कम महत्व अगर दिया जा रहा है ना बच्चों, ये जो यहाँ पर अंडर वैल्यू इसके काम को किया जा रहा है, ये कम महत्व दिया जा रहा है, तो ये केवल एक परिवार का मामला नहीं बल्कि ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। ये क्या है? ये पूरी सोसाइटी की टेंडेंसी है। और अगर सोसाइटी की टेंडेंसी है, अगर एक सामाजिक व्यवस्था है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका समाधान कैसे होगा? तो इससे डील करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रोविजन किए इसमें जो सुधार है वह नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? आप देखो फिर से सुनो कि वुमेन एंड इक्वेलिटी की जब हम बात करते हैं कि अगर आपका जो घर का काम है उसको अंडर वैल्यू किया जा रहा है, या फिर महिलाओं की और भी जो भूमिका है उसका अवमूल्यन किया जा रहा है, कम आंका जा रहा है, अंडर वैल्यू है, तो इसके पीछे पूरा एक जो सोसाइटी का एक सिस्टम बना हुआ है, बचपन से लेकर अभी तक जो टेंडेंसी लोगों के दिमाग में घर कर जाती है, तो पूरी उस सामाजिक व्यवस्था का दोष है कि अब कोई एक व्यक्ति चाहे भी ना कि वो आगे आ जाए, उस सब चीजों को खत्म कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए अब क्या करना होगा? अब गवर्नमेंट को आगे आना होगा, अब क्या करना होगा? ऐसे लॉ मेकिंग करने होंगे, ठीक है, ताकि वो आगे आ सके उसकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, उसे दहेज में वह मारी ना जाए। इसके लिए आपको आप देखें कि भाई दहेज जो आपका डाउरी एक्ट है, कानून है, वह बना हुआ है, हालांकि उसका मिसयूज जो है वह काफी हद तक हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सच में जिनको उस कानून की जरूरत है कम से कम उनके साथ इनजस्टिस ना हो। तो यहाँ पर ये सारा जो प्रोविजन है, ठीक है, जो पूरा सिस्टम है बच्चों, वो सब आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज देयर फॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सिचुएशंस है वह खत्म हो सके और वुमेन का जो वर्क है इसको क्या मिल सके? समानता मिल सके, इक्वेलिटी मिल सके, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए गवर्नमेंट वर्क करे और ऐसी सिचुएशंस जो है उसको हैंडल करे, ठीक है। साथ ही देखो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अगर वुमेन वर्कर्स है तो वहां पर आपको क्रच की जो सुविधा है वह देनी होगी। क्लियर है? बस यही 4-5 बातें इसमें हैं बच्चों। बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ उन्हें मैं कल कवर करूंगी, है ना, क्योंकि वो सारे टॉपिक समझने के बाद ही आपको होंगे। अब आगे देखो, कुछ बातें हम और समझते हैं कि अभी तक हमने जाना कि भाई किस तरह से अगर आप बॉय और गर्ल के रूप में बड़े हो रहे हैं, आपकी अभी तक की जो टेंडेंसी है वह बन चुकी है, ठीक है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह प्रावधान कर रहा है, लेकिन इन द लास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वह हो रहा है। तो अब देखो आगे है कि जब आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे कि भाई कम अवसर है और कठोर व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई जो पर्टिकुलर वर्क है ना, वो स्पेसिफाई है मेल एंड फीमेल के लिए और यहाँ पर केवल जो मेल है वही इस पे वर्क कर सकता है। और इसके पीछे कारण भी होता है कि जो वुमेन्स है वह घर के बाहर अच्छी नहीं होती है ना, वुमेन्स जो है वह इस पर्टिकुलर काम में अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें कि भाई जो टेक्निकल वर्क है वो बॉय करेगा, गर्ल्स नहीं करेगा, क्योंकि शायद ऐसा मानना है लोगों का कि उसमें वो एबिलिटी नहीं है ना। कि जैसे आप कहे कि भाई ट्रेन महिलाएं नहीं चलाती, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जो है वह महिलाएं नहीं उड़ाती। तो यहाँ पर इस तरह की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, जो स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं, इससे क्या होता है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि महिलाएं जो है इस पर्टिकुलर काम को नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनको कम अवसर होते हैं, कठोर इनसे अपेक्षाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो टेक्निकल वाला है ना, ये ज्यादा याद करना है, आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़के इस क्लास को देख रहे हैं वो भी सोचते होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों की जब हम टेक्निकल की बात करेंगे, इट इज बिलीव दैट साइंस रिक्वायर आर टेक्निकल माइंड, और वो जो टेक्निकल माइंड है, गर्ल्स एंड वुमेन्स आर कैपेबल ऑफ नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग। क्लियर है? चलिए अब देखिए, मैंने आपको हिंदी में यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो चीजें मैं समझा रही हूँ। तो काफी सारी ऐसी बातें हैं कि हम हो सकता है कि जो पीपीटी में बाद में दी हो, लेकिन हमने पहले डिस्कस कर ली। बाद में आपको बच्चों ये नोट्स के रूप में दी गई है कि जैसे आपका हमारा जो संविधान है पुरुष और महिला के बीच में भेद नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पर और कैसी सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कौन से प्रयास किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो बच्चों जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आंसर राइटिंग के लिए, चूंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना था कि मैम आंसर राइटिंग हमसे बन नहीं रही है,
तो आंसर राइटिंग के लिए बच्चों आप शुरुआत कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन से, इस तरह के आप शॉर्ट पॉइंट्स से, ठीक है। इन पॉइंट्स को समझो, पढ़ो, कैसे इसका आंसर दिया जा सकता है। कि जैसे यहाँ पर एक तो पूछ लिया कि भाई सरकार, संविधान जो है वह भेदभाव नहीं करता, आप यहाँ पर आर्टिकल 15 की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि करंट अफेयर में अगर कोई एक्ट चर्चा में है, इससे थोड़ा सा अपग्रेड करके आंसर लिख लो। करंट अफेयर में अगर कोई एक्ट चर्चा में है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर भाई जो मेल और फीमेल है इनको इक्वलिटी की बात की गई है, इनको इक्वल राइट्स की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है, तब आप उसका जो एग्जाम्पल है वह दो। तो यहाँ पर बच्चों इसको बेस बनाकर आप अच्छा जो एक अपना आंसर है वह लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसके बच्चों कुछ टॉपिक्स और भी ऐसे हैं जिसे हमें कवर करना है, जो कि हम अपनी आगे वाली अपनी क्लास होगी, जो कि जेंडर से संबंधित होगी, जो कि इक्वालिटी से संबंधित होगी, उसमें कवर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।